कुंठित होते हैं वो करते हैं पत्नी पे कविता। कुंठित, सच बता रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की इतनी कमाल है साहब। 26 साल हो गए शादी को। 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल, गंवार किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। ये बढ़िया है, जवाब नहीं अंदर। सच बता रहा हूं। मैं तो एक दिन जब ज्यादा ही भरा गया गले गले तक, तो अपने ससुर जी के पास पहुंचा। गले तक उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, नाश मार दिया मेरा। भाई साहब भगवान कसम मुझे कोने में ले गए और मुझसे जो एक पंक्ति राजू भाई उन्होंने बोली, वो पंक्ति सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, कष्ट, यातना सब भूल गया, सब भूल गया। और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई, उनसे सिंपैथी हो गई मुझे। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच मेरे पास तो इसकी भी मां है। बढ़िया है। उस पत्नी पे इतनी लंबी लंबी कविताएं, क्या मतलब है यार। पत्नी का हिंदी में मतलब ये होता है जो पति पर तनी रहे, हिंदी में। अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पर लंबी कविताएं लिखने की क्या। अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट, WIFE, वाइफ। शॉर्ट फॉर्म के हमारे यहां क्या फायदे उठा रहे हैं नेता लोग। मैं हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, सुना होगा नाम। एक नेताजी की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से नेताजी उतरे, बगल से 4-5 चमचे उतरे। तो नेताजी को देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी पार्टी का कोई मंत्री है ये। जब ये समझ में नहीं आया कि कौन मंत्री है, तो मैंने उनकी गाड़ी के नेम प्लेट पे झांका, तो वहां लिखा हुआ था हाहू प्र ज 2, हाहू प्र और कोष्टक में ज 2। तो मुझे यह समझ में तो नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला धीरे से। जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा भैया ये कौन से मंत्री हैं। बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर हाउ प्र, बोले ये हरा हुआ प्रत्याशी है। तालियां कम आ रही हैं आपकी, और ताली इस बात पे पूरा सदन बजाएगा। मैंने कहा फिर जज क्या है। बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अभी भी ताली से जो चूक गए उनके लिए फिर एक मौका है। मैंने कहा ये आगे 2 लिखा है, ये क्या है। ये बोलो दूसरी बार लड़ा तो फिर धरा गया। तो हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहां इसके भी फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, नेताओं से अब हमें खतरे ज्यादा नहीं बचे। अब हम में अकल आने लगी, क्योंकि लोग कहीं से भी अकल ले लेते हैं। एक गांव का आदमी एक शहर में दुकानदार के पास पहुंचा। बोले भाई साहब कोई लेटेस्ट आइटम आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा लेटेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रांस से एक चूहे की मूर्ति आई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे जीवित चूहा हो। जैसे ही उसने वो मूर्ति बताई डॉक्टर साहब, उसने हाथ में मूर्ति रखी तो उसको ऐसा लगा ग्राहकों के चूहा हाथ में आ गया जीवित। उसने वो मूर्ति खरीद ली। जैसे ही लेके वो गांव पहुंचा मूर्ति को, तो जितने चूहे थे गांव के उस मूर्ति को देखते उसके पीछे लग गए। वो आदमी तेज चलने लगा, चूहे तेज चलने लगे। वो आदमी दौड़ने लगा, चूहे दौड़ने लगे। वो भागने लगा, चूहे भागने लगे। वो आदमी घबरा गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस मूर्ति को उठाया और एक कुएं में फेंक दिया। जितने चूहे थे पीछे पीछे कुएं में कूद गए। उस आदमी में अकल आ गई। वो वापस उस दुकानदार के पास गया और बोला भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या। तालियां कम है आपकी भाई, कमाल। और तालियां इस बात पे बजाना साहब कि दुकानदार ने उसे नेता की मूर्ति दे दी।
जब वो नेता की मूर्ति लेके गांव पहुंचा तो एक भी नेता उसके पीछे नहीं आया। वो वापस दुकानदार के पास आया, उसके सर हो गया कि भाई साहब ये कौन सा नकली आइटम थमा दिया है, आपने मुझे चूहे की दी, सारे चूहे आए, नेता की दी, लेकिन एक भी नेता नहीं आया। दुकानदार ने बोला ठहर देखता हूं। उसने रेपर हटाया, मूर्ति को खोला, और जब मूर्ति को देखा तो वो दुकानदार से हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब मैंने आपको जल्दीबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे दी। नहीं, वाह 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 वाह, और उनकी कद काठी का इस देश में कौन है जो तुम्हारे पीछे आता? वाह, बहुत बढ़िया, वाह। दिक्कत यह है इस देश की, तब व्यंग खड़ा होता है। मैं अपना काम उस छोटे मंच से वो पूरा कर चुका हूं जो मेरे जिम्मे का था, लेकिन मैं अगर यहां काव्य पाठ के लिए खड़ा हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं जिस कवि को सुनवाना चाहता हूं, या कहूं कि जिसको मैं भी सुनने आया हूं, वो सुदीप भोला हमारे बीच है। मैं उसकी भूमिका में एक व्यंग सिर्फ 12 पंक्ति का आपके बीच रखूंगा और उसको आवाज दूंगा। पूरा सदन तैयार रहे सुदीप भोला को सुनने के लिए, और व्यंग पहुंच जाए तो मुझे भी बताना कि भाई व्यंग बड़ी बारीक विधा होती है। देखो, हालांकि मैं आपको तो क्या व्यंग सुनाऊं, हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंगकार बैठा हुआ है, हर आदमी में। 15-20 मिनट तक जब सब्जी वाले को पानी छींटते हुए ग्राहक ने देखा तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंगकार जागा। वो बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। मुन्ना कौन सा बढ़िया, भिंडी को होश आ गया हो तो देखो। और बारीक व्यंग बताता हूं, और बारीक। एक 90 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग ने उसे जवाब दिया, बहुत बारीक है लेकिन पहुंच गया तो मजा दे देगा। बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। बहुत बारीक है यार, ताली बहुत कम बजा रहा हो, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, भगवान की कसम, सच बता रहा हूं। व्यंग सुनो, स्वागत। ये दिक्कत है देश की। कई देश इतराते हैं कि हम बड़े फन्ने खाए हैं। न्यूटन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक सिद्धांत बना के बताया कि कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। आम गांव यहां कागज पे वजन रख दो, उसके बाद कागज हिलता है। वाह 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 वाह। ये व्यंग है जो आप तक देर से यात्रा करेगा लेकिन करेगा। सुनिए कि एक दिन, देखो मैं फिर कह रहा हूं कि व्यंग थोड़ा सा यहां से सुन लेना, बस यहां तो बाद में पहुंचना, पहले यहां फिर यहां। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं। मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। बस ये व्यंग है। अब सुन लो एक व्यंग, इसके बाद हम सुनते हैं भाई सुदीप भोला को। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। वाह, बहुत बढ़िया। आइए सर, आइए, जल्दी बैठ जाओ वरना कविता शमशान में चली जाएगी। आएगा। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक मिलके सब ताली नहीं बजाएंगे। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग के अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना,
कसम देता हूं कि ताली रोक के बताना, वाह। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो इस पूरे सदन में अभी तक जितनी ना बजी हो, इन खाली कुर्सियों की कसम है आपको, उनकी जवाबदारी भी आपकी दे रहा हूं। खाली जो चले गए लोग उनकी भी, लेकिन मैं जानता हूं कि बजेगी पंक्ति, जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति व्यंग की आपके हवाले कर रहा गोविंद राठी। स्वागत स्वागत बाबा। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे?